तो आज की वीडियो में देखेंगे राल्ट का नियम। ये दो प्रकार का होता है और आज हमें नोटबुक पर ही ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल आपका चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, तो स्कूल से ज़रा लेट आ रहे हैं, तो हमें व्हाइट बोर्ड पर जो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज नोटबुक पर पढ़ लीजिए और हो सकता है एक दो दिन नोटबुक पर ही पढ़ाना पड़े। ठीक है, तो राल्ट का नियम देखेंगे। ये दो प्रकार का होता है और ये इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम इस द्रव द्रव विलयन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो आवासशील विलय के लिए ये जब विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ाएंगे, उसमें होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक उसमें राल्ट का नियम आता है। तो पहले आज पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयन के लिए राल्ट का नियम। तो हेडिंग लगाइए द्रव द्रव विलयन के लिए राल्ट का नियम। तो हेडिंग है आपकी द्रव द्रव विलयन के लिए राल्ट का नियम। मतलब जो इसमें द्रव होंगे वो दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, यानी दो पदार्थ होंगे वो द्रव होंगे। जैसे ये एक क्या है, विलयन है। विलयन में कितने घटक होते हैं? कम से कम दो घटक होते हैं। ठीक है, एक विलायक और विलेय। ठीक है, ये विलयन है, इसमें दो घटक हैं। ठीक है, ए भी क्या है, ए भी एक द्रव है और बी भी जो क्या है वो द्रव है। ठीक है, तो इनके लिए राल्ट का नियम कैसे काम करता है वो बताते हैं। जैसे ये द्रव है, तो ये द्रव इन बर्तन या जो कोई बीकर है, इसकी दीवारों पर एक दाब लगाते हैं। दाब लगाते हैं, ये आपको हमने हेनरी के नियम में भी पढ़ाया है, दाब लगाते हैं। तो मान लीजिए अगर इस कुल विलयन का जो दाब है वो पी है, दाब यानी प्रेशर या पी है। ठीक है, अगर हम जो विलायक का हम दाब निकालेंगे तो हम इसे पी क्या है, वो दाब है। ठीक है, वाष्प दाब है। और ए लगाएंगे तो ये किसका दाब हो गया, ये विलायक का दाब हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम इस बी यानी विलय के लिए दाब निकालेंगे तो पी बी लिख देंगे, तो ये विलायक का ये विलय का वाष्प दाब हो जाएगा। अगर हम कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे पी के, तो पी के बराबर में ये वाष्प दाब हो जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ये। और अगर हमने विलयन बनाया है तो विलयन हम कैसे बनाते थे? तो टी बराबर हम लिखते थे विलायक प्लस विलेय, दो चीजें लिखते थे, विलायक विलायक प्लस विलेय। ठीक है, अगर इनका हम मोल प्रवाह निकालते हैं तो टी यू एक्स है या टी लगाएंगे तो ये विलयन का जो मोल प्रवाह हो जाएगा, एक्स से मोल प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम ए का मोल प्रवाह निकालेंगे या विलायक का तो एक्स ए लिख देंगे, क्योंकि जो मोल प्रवाह को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं और ए लगा दिया तो ये विलायक का मोल प्रवाह हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बी लगा देंगे तो ये विलायक का मोल प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। जैसे एक ये विलयन है या द्रव है, तो द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब जैसे ये है पी ए, तो किसी घटक यानी दोनों में से कोई एक घटक है, दोनों का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। जैसे अगर हमने बताया किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, तो यहाँ पे हमने जैसे लिया पी ए, ये विलायक का आंशिक वाष्प दाब है, उसी घटक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। जैसे एक्स क्या है, मोल प्रवाह, अगर हम ए लगा देंगे तो ये जैसे विलायक का वाष्प दाब और विलायक का मोल प्रवाह उसके समानुपाती होता है। यही डेफिनेशन है। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। जैसे अगर हम विलायक का आंशिक वाष्प दाब विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। ये इस परिभाषा से ही बना है या इससे यही परिभाषा बनी है। जैसे द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, जैसे हमने यहाँ पे लिया है विलायक, अगर हमने पी बी लगा दिया तो ये विलेय का हो जाएगा। ठीक है, पी बी लगा दिया तो ये विलेय का हो जाएगा। किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब
उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम x भी कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये विलायक का है और ये विलेय का है, और ये विलायक का मोल प्रभाज और ये विलेय का मोल प्रभाज इनके समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे हम लिखेंगे। अब फॉर्मूला बनाएंगे तो माना घटक ए, माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए, पी ए है, क्यों, पी क्या है, वाष्प दाब है, ए है विलायक, या इसमें एक घटक ए है, ठीक है, उसका आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा। तो माना घटक बी का आंशिक वाष्प दाब कितना हो जाएगा, पी बी, ठीक है, क्योंकि एक घटक इसमें बी भी है, एक घटक ए है, ठीक, बी भी अगर हम रखेंगे तो पी बी ये विलायक का आंशिक वाष्प, सॉरी विलेय का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो लिखेंगे माना घटक ए का मोल प्रभाज, माना घटक ए का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कितना है, एक्स ए, क्योंकि ये दो घटक हैं, दो में से एक का हमने ले लिया, एक हमने ए माना है तो ए का मोल प्रभाज। ऐसे ही माना घटक बी का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, एक्स बी, ये हमने मान लिया है। अब हम राउल्ट के नियम के अनुसार चलेंगे तो देखेंगे, अतः राउल्ट के नियम से या राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, नियम क्या कहता है, द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, जैसे ए हम लेंगे तो ये विलायक का, भी लेंगे तो विलेय का, उनका आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही मान रख देंगे, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, ठीक है, ऐसे ही पी भी प्रोपोर्शनल या समानुपाती एक्स बी। ठीक है, अब देखिए इन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कोई ना कोई एक नियतांक आता है, ये आप पढ़ते चले आ रहे हो 9th क्लास से, 8th क्लास से। ठीक है, अगर हम पी ए समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है अभी आपको बताते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, कॉमा अगर हम पी बी इसका समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो पी नॉट बी एक्स बी। जो पी नॉट ए या पी नॉट बी है, ये शुद्ध अवस्था में ए लगा हुआ है तो ए का वाष्प दाब है, बी लगा हुआ है तो बी का वाष्प दाब है। तो यहाँ पे जो पी नॉट ए या पी नॉट बी है उसका मान लिख देते हैं। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में, यानी ए का शुद्ध अवस्था में, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ए का जो वाष्प दाब है इसे हमने किससे माना है, जो शुद्ध वाष्प दाब है या शुद्ध अवस्था में वो पी नॉट ए है। ऐसे ही इसमें हम पी नॉट बी, पी नॉट बी ये क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। ठीक है, अगर हम और इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे तो इसमें लिख सकते हैं, जैसे हम P बराबर हमने लिखा था, P बराबर लिखा था पी ए प्लस पी बी, यानी जो कुल वाष्प दाब निकाला था, ऐसे ही इसका हम कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो P बराबर पी ए प्लस पी बी, ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये यूज होगा। ठीक है, अब पी ए का मान ये है, पी बी का मान ये है,
तो हम दूसरे फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, जैसे P बराबर पी ए की जगह पे पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी की जगह पे पी नॉट बी एक्स बी। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये राउल्ट का नियम हो जाएगा। इसकी सीमाएं बची हैं, वो भी आपको समझाएंगे। पहले एक बार और देख लेते हैं इसे। देखिए था क्या तुम्हारा, आज का टॉपिक था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम था, इसमें आपको पहले बताने थे ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। इसमें एक प्रकार होता है द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, दूसरा होता है अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। ये आपको जब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा, या विलयन के अणुसंग गुणधर्म पढ़ाएंगे उसमें। और ये द्रव द्रव विलयन यानी जब विलयन पढ़ाएंगे विलयन में ही आ जाता है। ये द्रव विलयन है, द्रव द्रव विलयन है, यानी जो विलय है वो भी द्रव है और जो विलायक है वो भी द्रव है। लेकिन इसमें जो विलय होता है वो ठोस होता है और विलायक जो होता है वो द्रव होता है, इसलिए बनता है अवाष्पशील विलय। ठीक, तो पहली हेडिंग लगाई आपने द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, इसमें जो द्रव द्रव विलयन है यानी दोनों जो घटक हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी ए भी द्रव में है, बी भी जो लिया है पदार्थ या घटक वो द्रव है। तो इसका जो वाष्प दाब होगा, यानी जो इस सतह पर जो वाष्प दाब लगेगा इन सबके ऊपर, तो जैसे दो घटक हैं तो दोनों घटक का वाष्प दाब होगा। तो हमने ए का मान लिया वाष्प दाब पी ए, बी का माना है पी बी। अगर हम कुल वाष्प दाब इसका देखेंगे तो ये कुल वाष्प दाब पी हो जाएगा। तो कुल निकालेंगे तो दोनों घटकों का हम जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हमने लिखा था टी क्या होता है? टोटल। ए हम लगाते हैं विलायक के लिए, बी लगाते हैं विलय के लिए। तो अगर हम विलयन का जो मोल प्रवाह निकालेंगे तो एक्स टी, यानी टोटल जो मोल प्रवाह जो होगा वो, और विलायक के लिए निकालेंगे तो एक्स ए, विलय के लिए तो एक्स बी। ठीक है, अब देखते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार जो डेफिनेशन बनी है वो। निश्चित ताप पर किसी द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। ये हमने निकाला, क्या निकाल के आया? राउल्ट के नियम के अनुसार देखते हैं पी नॉट ए सॉरी पी ए यानी विलायक का आंशिक वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती है। ठीक है, ऐसे ही विलय का आंशिक वाष्प दाब विलय के मोल प्रवाह के समानुपाती है। तो एक घटक ये हो जाएगा, एक घटक ये हो जाएगा। इन दोनों को मोल प्रवाह की समानुपाती है इनका आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, यही ये डेफिनेशन है और यही राउल्ट के नियम के अनुसार हमने फॉर्मूला बनाया है। समानुपाती का जब नटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लेते हैं। इसमें आया है पी नॉट ए, इसमें आया है पी नॉट बी। अब कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो P बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, या पी ए की जगह पर हम इसका मान रख देंगे, पी बी की जगह पर ये वाला मान रख देंगे। ये हो जाएगा इसका सूत्र। चलिए इसकी अब सीमाएं और देख लेते हैं। चलिए इसकी सीमाएं देख लेते हैं। जैसे सीमाओं मतलब क्या? लिमिटेशंस, यानी ये जो है केवल अति तनु विलयनों पर लागू होता है। अति तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, वो होता है अति तनु विलयन। ठीक है, दूसरा होता है, इसका दूसरी सीमा है या दूसरी लिमिटेशंस है एनटीपी पर। एनटीपी मतलब सामान्य ताप दाब पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। ऐसा ना हो सामान्य ताप दाब तक पहुंचे तो आपका जो एक घटक है वो वाष्पित हो गया है, वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी लिमिटेशंस है विलय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। संगुणन या वियोजन क्या होता है? वियोजित का मतलब होता है टूटना और संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे आपने अगर एक घटक लिया है ए, एक लिया है बी, तो ये दोनों मिलकर ए बी न बन जाए,
ये क्या हो जाएगा, ये संगुणन हो जाएगा। ऐसे ही अगर न आप घटक लिया है ए बी, तो आप बिलियन में घोला तो ये ए प्लस और बी माइनस, या ये वियोजित भी नहीं होना चाहिए, या ये संगुणित भी नहीं होना चाहिए। या आपने एक से अधिक घटक ले लिए, जैसे बी और सी ले लिया, तो ये दोनों मिलकर संगुणित ना हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी बताया था राउल्ट के नियम ने, ठीक है, या उन्होंने जो बताया था। तो आपको समझ में आ गया होगा द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, उसकी सीमाएं, जो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं हमेशा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।